चैप्टर के एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पर डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो टॉपिक है ये आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस टॉपिक से कई सारे सवाल जो है आपके बोर्ड के एग्जाम में बनते हैं। तो किस तरह के सवाल बनते हैं उन सारे सवालों को भी यहाँ पर हम लोग देखेंगे। और आपके मन में कई सारे ऐसे सवाल भी होंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से रिलेटेड जो आपके मन में चल रहा होगा, जिसका जवाब अभी तक आपको नहीं मिल पाया होगा या फिर क्लियर नहीं हो पाया होगा। तो आज के सेशन में आपको उन सारे सवालों का जो है वो जवाब मिलने वाला है। जैसे अगर हम पानी के गिलास में एक पेंसिल को या स्टिक को डालते हैं तो वो स्टिक जो है वो हमें बेंड होती हुई दिखाई देती है, यानी लगता है कि हमारा जो पेंसिल है वो क्या हो चुका है, टूट चुका है। तो आखिर ऐसा क्यों हमें जो है वो दिखाई देता है, इसका भी जवाब जो है इस सेशन में आपको मिलने वाला है। जब हम लोग पानी के गिलास में दोस्तों एक नींबू को डालते हैं तो नींबू का जो साइज है वो क्या हो जाता है, बड़ा दिखाई देता है। तो इसका भी जवाब जो है आपको इस टॉपिक के अंदर मिलेगा कि आखिर क्यों जब हम एक नींबू को पानी भरे गिलास में डालते हैं तो वो नींबू जो है वो साइज में बड़ा दिखाई देता है। अगर कोई लेटर है, उस लेटर के ऊपर अगर हम लोग रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब रखते हैं तो वो लेटर जो है वो कुछ ऊपर उठाई देता है, क्यों दिखाई देता है। और अगर लाइट हमारा एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करता है तो वो बैंड हो जाता है, आखिर क्यों बैंड होता है। तो इस तरह के कई सारे सवाल जो है आपके मन में चल रहा होगा। तो उन सारे सवालों का जवाब जो है आपको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के अंदर मिलने वाला है। तो आप सभी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच कीजिएगा ताकि सारी चीजें आप सबों को क्लियर हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पर कि एक्चुअली रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग एक यहाँ पर सरफेस कंसिडर करते हैं, और इस सरफेस के ऊपर हम लोग एक मीडियम लेते हैं और इस सरफेस के नीचे एक मीडियम लेते हैं। तो इस सरफेस को हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं, इंटरफेस। यानी इंटरफेस क्या होता है, तो इंटरफेस एक ऐसा सरफेस होता है जो दो मीडियम को डिवाइड करता है, मतलब दो मीडियम को सेपरेट करता है। ठीक है, उस सरफेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरफेस बोलते हैं। जैसे दोस्तों इस सरफेस के ऊपर जो मीडियम है वो मान ले रहे हैं हम लोग कि एयर है, और इस सरफेस के नीचे जो मीडियम है वो हम लोग क्या कंसिडर कर रहे हैं, वाटर। ठीक है, तो ये जो सरफेस है ये क्या कर रहा है, एयर और वाटर को सेपरेट कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, इसलिए इस सरफेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरफेस बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको देखने को मिलेगा वो आपका है ऑप्टिकली रेरर मीडियम और ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। अब जरा देखिए यहाँ पे रेरर मीडियम, तो रेरर मीडियम हम किसको बोलते हैं, तो रेरर मीडियम हम उस मीडियम को बोलते हैं जिस मीडियम में पार्टिकल जो है वो बहुत दूर दूर होते हैं। जैसे एयर की अगर हम लोग बात करें तो एयर में जो पार्टिकल्स होते हैं यानी एयर मॉलिक्यूल जो होते हैं दोस्तों वो बहुत दूर दूर होते हैं, उनके बीच जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो बहुत कम देखने को मिलता है। ठीक है, वहीं अगर हम लोग वाटर की बात करें तो वाटर को क्या बोलते हैं दोस्तों, डेंसर मीडियम। जैसे वाटर हो गया, ग्लास हो गया, केरोसिन, डीजल, इन सारे जितने भी चीजें हैं इन सबको हम लोग डेंसर मीडियम के तौर पर कंसीडर करते हैं। अब डेंसर मीडियम किसको बोलेंगे, तो डेंसर मीडियम वो मीडियम होते हैं जिनमें मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं वो थोड़े क्लोज होते हैं, यानी वेरी क्लोज टू ईच अदर, बहुत ज्यादा क्लोज नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी रेयर मीडियम के कंपेयर में या इस मीडियम में जो पार्टिकल्स होते हैं वो वेरी क्लोज टू ईच अदर, है ना। तो वाटर में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो थोड़े पास पास होते हैं। अगर हम लोग ग्लास की बात करें तो ग्लास में क्या होता है दोस्तों, वहां पे मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं जिस वजह से वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो जितना ज्यादा जिसका डेंसिटी होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डेंसर मीडियम बोलेंगे। क्लियर है, तो ये आपको कुछ टॉपिक जो है यहाँ पर डिस्कस करना है और हम लोग यहाँ पर जो है वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, तो ये जो इंटरफेस है इस इंटरफेस पे क्या हो रहा है दोस्तों, एक लाइट हमारा फॉल कर रहा है। अब जो लाइट फॉल करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे बोलते हैं। ठीक है, और जिस पॉइंट पर ये लाइट हमारा फॉल करता है उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्लियर है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कहाँ पे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के अंदर, कि जिस पॉइंट पर हमारा लाइट फॉल करता है उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। तो ये हमारा क्या है, नॉर्मल है, और नॉर्मल को जनरली हम लोग किससे डिनोट करते हैं, एन से। ठीक है, तो देखिए ये इंसिडेंट और ये नॉर्मल हो गया, तो इसके बीच क्या होगा, एक एंगल बनेगा, है ना। अब हमें पता है कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बनता है
उस एंगल को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, आई से, यानी उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्लियर है। अब देखिए दोस्तों, ये आपका नॉर्मल हो गया, ठीक है। और ये जो लाइट है, ये लाइट का एक्चुअल पाथ है। अगर मान लीजिए हम लोग यहाँ पर वाटर को कंसिडर नहीं करते, तो अगर नीचे भी एयर ही होता तो ये लाइट क्या होता, सीधा स्ट्रेट जाता, क्योंकि लाइट का तो आपको पता है कि वो कैसे प्रोपेगेट करता है। तो लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, तो ये लाइट सीधा स्ट्रेट चला जाता, ठीक है। लेकिन हमने क्या देखा कि ये इंटरफेस के नीचे हम लोग क्या किए हैं, एक अदर मीडियम को कंसिडर किए हैं, यानी वाटर को। तो जब लाइट हमारा एयर से यानी रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में आता है, तो दोस्तों ये जो लाइट है, ये लाइट जो है वो बेंड हो जाता है किधर, तो टुवर्ड्स दी नॉर्मल, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इन अब नॉर्मल और ये जो लाइट रे है, इस रे को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर, रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। तो नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच जो एंगल बनता है, उस एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये हमारा क्या हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंट, और ये आपका क्या हो गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो यानी यहाँ पे हमें क्या समझ में आ रहा है कि जब लाइट जो है वो रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, तो वो लाइट जो है वो बेंड हो जाती है किधर, टुवर्ड्स दी नॉर्मल। तो ये फेनोमेना आप सबों को यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे हमें क्लियरली पता चल गया कि व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम रेरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, इट बेंड्स टुवर्ड्स दी नॉर्मल, यानी लाइट जो है वो किधर बेंड हो जाती है, टुवर्ड्स दी नॉर्मल जो है वो बेंड हो जाती है। चलिए अब हम लोग दूसरे घटना को यहाँ पर देखते हैं। तो अगेन दोस्तों, यहाँ पर हम क्या लेते हैं, इंटरफेस। और इस बार हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो पहले हम लोगों ने रेरर मीडियम में एयर लिया था, तो इस बार हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, ऊपर हम लोग ले लेते हैं डेंसर मीडियम, ठीक है। ऊपर क्या ले ले रहे हैं, डेंसर मीडियम ले रहे हैं, कुछ भी हम लोग यहाँ पर ले सकते हैं, वाटर ग्लास कुछ भी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, डेंसर मीडियम इस बार ऊपर ले रहे हैं, और रेरर मीडियम जो है वो हम लोग कहाँ पे ले रहे हैं, नीचे ले रहे हैं। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये लाइट हमारा फॉल कर रहा है, और ये लाइट कहाँ से आ रहा है दोस्तों, डेंसर मीडियम से आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, इंसिडेंट रे हो गया। अब जिस पॉइंट पर ये फॉल करता है उसको हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और उसको हम लोग डिनोट करते हैं ओ से। तो इस पॉइंट पर हम लोग अगेन क्या करेंगे, एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, नॉर्मल हो गया। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच जो एंगल बन रहा है, ये हमारा क्या है, एंगल आई है, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब जरा देखिए इस लाइट का एक्चुअल पाथ क्या होता, अगर नीचे हम लोग रेरर मीडियम कंसिडर नहीं करते, पूरा का पूरा जो है वो डेंसर मीडियम ही होता, तो ये लाइट क्या होता, सीधा ये लाइट चला जाता। क्यों, क्योंकि हमने पढ़ लिया है कि लाइट की प्रॉपर्टीज क्या होता है, तो प्रोपगेट करता है इन अ स्ट्रेट लाइन में, तो ये सीधा चला जाता अगर पूरा का पूरा मीडियम जो है वो सेम होता। लेकिन यहाँ पे जो लाइट है वो डेंसर से कहाँ जा रहा है दोस्तों, रेरर में जा रहा है, ठीक है। यानी जिस मीडियम की डेंसिटी हाई है, वहां से लो डेंसिटी वाले मीडियम में जा रहा है। तो इस बार जो लाइट है वो क्या हो जाता है दोस्तों, बेंड होता है, बट इस बार टुवर्ड्स दी नॉर्मल नहीं, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। देखिए ये नॉर्मल से क्या हो रहा है दोस्तों, दूर भाग रहा है ना। तो ये आपका क्या हो गया, रिफ्रैक्टेड रे। और इस बार जो रिफ्रैक्टेड रे है वो आपका नॉर्मल की तरह झुकने की बजाय नॉर्मल से दूर भाग रहा है, यानी अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। तो कब हो रहा है, व्हेन लाइट गोज फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेरर मीडियम, यानी जब लाइट रेरर मीडियम टू डेंसर मीडियम में जाता है, तो लाइट बेंड हो जाता है टुवर्ड्स द नॉर्मल। बट व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेरर मीडियम, ठीक है, दो बार लिखा गया है, तो डेंसर मीडियम इट बेंड्स अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। तो ये नॉर्मल की से क्या होता है, दूर भागता है, नॉर्मल से दूर भागता है। यानी इस बार एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो गया, आर हो गया। तो यहाँ पे आई जो है, एंगल आई जो है वो छोटा हो जाता है एंगल आर से, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाता है दोस्तों, एंगल आई जो है वो बड़ा हो जाता है किससे, एंगल आर से। तो ये चीजें यहाँ पे होता है। अब ये डिपेंड करेगा कि एंगल आई बड़ा होगा, ये एंगल आर, ये किस पर डिपेंड करेगा, तो ये डिपेंड करता है दोस्तों आपका कि लाइट जो है वो रेरर मीडियम से डेंसर में जा रहा है, या डेंसर मीडियम से जो है वो रेरर में जा रहा है। क्लियर है। तो ये जो दो घटना हम देख रहे हैं, इन दोनों घटना से हमें एक ही चीज सीखने को मिला
कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, यानी रेयर टू डेंसर या फिर डेंसर टू रेयर, तो बैंड लाइट जो है वो बेंड हो जाता है। अब वो बेंड होगा टुवर्ड द नॉर्मल या फिर अवे अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये डिपेंड करेगा कि लाइट गोज फ्रॉम रेयर टू डेंसर और डेंसर टू रेयर। तो ऐसे घटना को ही हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। यानी व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर इट गेट बेंड, दिस बेंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो ऐसी घटना को, ऐसे फेनोमेना को हम लोग क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। अब देखिए रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्यों हो रहा है, इसका रीजन हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है जिसके वजह से लाइट जो है जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो वो बेंड हो जाता है। ठीक है, तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या है दोस्तों, कि अगर हम लोग फर्स्ट केस को यहाँ पे समझे, तो देखिए लाइट कहाँ से कहाँ जा रहा है, तो रेयर से डेंसर जा रहा है। अब मान लेते हैं कि एक रोड है और वो रोड क्या है, अभी खाली है, मतलब भीड़ बहुत कम है, ना के बराबर, एक दो आदमी जा रहा है। तो अभी वो जो मीडियम होगा यानी जो रोड होगा उसको हम लोग एज अ ट्रीट करेंगे कैसा, रेयर मीडियम की तरह। लेकिन वही अगर भीड़ भाड़ वाला इलाका हो, मतलब बहुत ज्यादा भीड़ है, अब वहां पे अगर आप ट्रेवल करेंगे तो क्या लग रहा है कि पहले वाले के कंपेयर में आप ज्यादा तेजी से ट्रेवल कर सकते हैं। जैसे अगर रोड खाली है तो आप अपने फटफटिया अपने बाइक को क्या कर सकते हैं, 70 80 90 की स्पीड से दौड़ा सकते हैं। लेकिन जब वही फटफटिया बाइक लेके आप जो है मार्केट में इंटर करेंगे, तो क्या लग रहा है कि आप उतने स्पीड से ट्रेवल कर पाएंगे, नहीं। क्यों, क्योंकि पहले आपका स्पीड ज्यादा इसलिए था क्योंकि पूरा का पूरा रोड जो है वो खाली था, यानी वो रोड जो है एक तरह से रेयर मीडियम की तरह बिहेव कर रहा था। लेकिन जब उसी रोड से आप मार्केट में एंटर करते हैं, तो मार्केट में क्या है, लोगों की संख्या ज्यादा है, यानी भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा है। यानी अब वो जो रोड है वो कैसा बिहेव कर रहा है, एज अ डेंसर मीडियम, है ना। तो वहां पे आप उतनी तेजी से नहीं चल सकते। अगर वहां पे आप उतनी तेजी से चलेंगे तो स्वाभाविक है क्या होगा, एक्सीडेंट होने की संभावना बढ़ जाएगा। तो वहां पे आप क्या करेंगे, आप अपने स्पीड को थोड़ा कम कर लेंगे। क्लियर है। तो इसी तरह लाइट जो है जब रेयर टू डेंसर जाता है, तो वो डेंसर मीडियम में जैसे इंटर करता है वो अपनी स्पीड को थोड़ा कम कर लेता है। लेकिन क्या वो अपने एनर्जी को कम करता है, तो नहीं। उसके पास जितना एनर्जी रेयर मीडियम में था, यानी जब वो रेयर मीडियम में लाइट ट्रेवल कर रहा था, उस समय उसके पास जितना एनर्जी था, अभी भी उसके पास उतना ही एनर्जी है। बस सिर्फ उसने क्या करा, सिचुएशन के अकॉर्डिंग उस लाइट ने अपने स्पीड को कम कर लिया। क्योंकि उसके पता है कि जब वो लाइट डेंसर मीडियम से गुजरता है तो पार्टिकल्स के बीच में क्या होगा, टकराने की संभावना बढ़ जाता है। अब टकराएगा तो स्वाभाविक है उसका स्पीड क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिचुएशन यहाँ पे जो है क्रिएट होता है, लेकिन एनर्जी में कोई चेंज नहीं आता है। तो देखिए एक सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम में देखने को मिलता है ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में, तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, तो रिफ्रैक्शन अकर्स। रिफ्रैक्शन कब अकर होता है, व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर, यानी जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, तो स्पीड चेंज। देखिए यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन बन गया कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में स्पीड, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का जब फेनोमेना होता है तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है, क्या वो सेम रहता है, यानी रिमेन्स कांस्टेंट और चेंज। तो दोस्तों स्पीड ऑफ लाइट जो है वो आपका क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। क्या सिर्फ स्पीड ऑफ लाइट ही चेंज होता है, तो नहीं। यहाँ पे लाइट का जो वेवलेंथ है, वो लाइट का वेवलेंथ भी क्या हो जाता है दोस्तों, चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें जो है वो आपका चेंज हो जाता है। तो ये आपका यहाँ पे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन गया कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में कौन कौन सा फिजिकल क्वांटिटी चेंज हो जाता है। तो वो है आपका स्पीड और वेव लेंथ। अब यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन और पूछेगा कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है जो चेंज नहीं होता है। तो वो है आपका फ्रीक्वेंसी। यानी जो लाइट का फ्रीक्वेंसी है, वो फ्रीक्वेंसी जो है दोस्तों वो रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, लाइट का जो फ्रीक्वेंसी है वो आपका क्या होता है, रिमेन्स कांस्टेंट होता है, इसमें कोई चेंज नहीं होता। हमने आपको पहले बताया कि रेयर मीडियम में जितना उसके पास एनर्जी होता है उतना ही एनर्जी जो है जब वो लाइट डेंसर मीडियम में एंटर करता है तब भी रहता है। यानी वो अपने एनर्जी में चेंज नहीं करता है।
तो एनर्जी में जब तक चेंज नहीं आएगा तब तक उसके फ्रीक्वेंसी में भी कोई चेंज नहीं आएगा। तो एनर्जी सेम रहता है, इसके वजह से यहाँ पे लाइट का जो फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी में भी किसी तरह का कोई चेंज नहीं आता। इट मीन्स फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट। क्लियर है दोस्तों? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और अब हम लोग यहाँ पे फिर इंपॉर्टेंट सेक्शन यानी लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पर बात करते हैं। जैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हम लोगों ने दो लॉज पढ़ा था, एज इट इज लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के भी दो लॉज है। तो सबसे पहला लॉ आपका क्या है कि द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस of two transparent media at the point of incidence all lie in the same plane। यानी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों के तीनों क्या होते हैं, एक ही प्लेन में होते हैं। क्लियर है? चलिए सेकेंड लॉ पर बात करते हैं। तो सेकेंड लॉ क्या है? द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। यानी दोस्तों अभी हम लोग यहाँ पे देखें कि ये हमारा क्या है, इंटरफेस है ना, और ये हमारा नॉर्मल हो गया, ये इंसिडेंट रे हो गया, ये एंगल आई हो गया, लेट ये रेरर है, और ये आपका जो है दोस्तों टेंसर है। तो ये एक्चुअल पाथ है लाइट का, बट ये बेंड हो जाएगा लाइट कुछ इस तरीके से, है ना। तो यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है, आर बन रहा है। क्लियर है? तो देखिए क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। यानी यहाँ पे रेशियो लेंगे किसका, साइन ऑफ एंगल। तो देखिए यहाँ पे साइन ऑफ यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है उसको साइन के साथ लेना है, यानी साइन आई अपॉन क्या हो जाएगा दोस्तों, साइन आर। क्लियर है? और ये हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ये हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। यही कह रहा है फॉर अ गिवन, फॉर द लाइट ऑफ अ गिवन कलर, जो भी कलर दिया गया है लाइट का, फॉर द गिवन पेयर ऑफ मीडिया। तो इस लॉ को हम लोग ऑल्सो नॉन एज स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, इसको हम लोग स्नेल्स लॉ के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो वैल्यू है वो आपका क्या निकल क्या है, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो ये आपका साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट कैसे आ रहा है, ये टॉपिक हम तब डिस्कस करेंगे, यानी इस लॉ को हम आपको फाइंड आउट करके भी दिखाएंगे कि ये एक्चुअली आ कैसे रहा है। तो हम ये यहाँ पे उसको प्रूव कब करेंगे दोस्तों, जब हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टॉपिक को पढ़ेंगे। तो आज के सेशन में तो हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिस्कस नहीं करेंगे। आज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और इसके एप्लीकेशंस को देखने वाले हैं, है ना, क्योंकि इसके एप्लीकेशन भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको इन सारे एप्लीकेशन जो है पता होना चाहिए। ठीक है? तो जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ेंगे तो अगेन हम लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को थोड़ा सा वहां पे स्पेशली सेकेंड लॉ को वहां पर डिस्कस करेंगे कि ये साइन आई अपॉन साइन आर आखिर आ कैसे रहा है। क्लियर है? तो यहाँ तक दो लॉ क्लियर हो गया। ये दो लॉ आपको याद रखना है। ये नॉट जो है आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इस नॉट को याद रखना है। और जो हमने यहाँ पे आपको बताया, तो पॉइंट की स्पीड और वेवलेंथ चेंज हो जाता है लेकिन फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट। तो ये चीजों को आपको याद रखना है। आगे अब हम लोग बात करेंगे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस और एग्जांपल्स पर। जो हमने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको कहा था कि आपके मन में कई सारे सवाल जो है वो चल रहे होंगे और उन सवालों का जवाब अब यहाँ पे आपको जो है मिलने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बॉटम ऑफ अ पॉन्ड एपियर्स रेज्ड। यानी कोई भी चीज जो, मान लीजिए एक पॉन्ड है, उस पॉन्ड के बॉटम में स्टोन वगैरह रहता है, तो वो स्टोन हमें एक्चुअल पोजीशन से क्या होता है, कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। जैसे एक एग्जांपल आपने सुना होगा कि अगर एक ग्लास लीजिए, उस ग्लास में क्या करते हैं हम लोग, एक कॉइन को डाल देते हैं। अभी उस ग्लास क्या है, खाली है, यानी उसमें कोई पानी उनी हमने भरा नहीं है। तो वो जो कॉइन है, जब हम उसको देखते हैं दोस्तों, तो वो कॉइन हमें दिखाई नहीं देता है ना। थोड़ा सा ग्लास को सामने रख के देखेंगे तो वो कॉइन हमें जो है दिखाई नहीं देगा। लेकिन जैसे ही हम उसके अंदर पानी डाल देते हैं तो वो कॉइन जो है हमें थोड़ा सा दिखने लगता है। यानी ये कब होता है, तो जब पानी हम लोग डालते हैं तो वो कॉइन का जो पोजीशन है वो थोड़ा सा ऊपर आ जाता है। क्यों आता है, चलिए बात करते हैं। तो यहाँ पे बॉटम ऑफ पॉन्ड पॉन्ड एपियर्स रेस, ये आपका एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है और ये सारे एग्जाम्पल्स आपको याद रहने चाहिए, है ना, विथ सॉल्यूशन। ठीक है? ताकि आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाए। तो देखिए यहाँ पे इस पिक्चर को थोड़ा ध्यान से दोस्तों देखिए, है ना। ये आपका क्या है, पॉन्ड है। ठीक है?
और यहाँ पे जो पॉइंट ओ है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ये आपका स्टोन वगैरह कुछ भी हो सकता है ना। कॉइन भी आप यहाँ पे एज्यूम कर सकते हैं। तो ये पॉइंट ओ पर जो है एक ऑब्जेक्ट है। अब ये ऑब्जेक्ट हमें क्या होता है, कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। कैसे दिखाई देता है, तो देखिए ये ऊपर जो है वो रेरर रेरर मीडियम यानी एयर है, और नीचे आपका क्या है, वाटर भी हो सकता है, ये ग्लास भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अभी हम लोग क्या ले रहे हैं, वाटर ले रहे हैं, तो वाटर हमारा क्या हो गया, डेंसर मीडियम हो गया। तो देखिए ये जो सरफेस है, ये सरफेस हमारा क्या है, इंटरफेस है ना। तो इंटरफेस के ऊपर हमारा एयर है, इंटरफेस के नीचे हमारा वाटर है। अब देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट का अगर हमें इमेज फाइंड आउट करना है तो क्या करना होता है, हमें उस ऑब्जेक्ट से कम दो रेज आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए ये जो है, ये आपका रे नंबर 1 है, जो ये आपका जा रहा है यहाँ से, देखिए है ना। इस तरीके से ये रेस गया, यहाँ पे इंटरफेस पर टकराया पॉइंट बी पर, और ये डेंसर से रेरर जा रहा है, तो क्या होगा, बेंड होगा अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। तो लाइट हमारा जो है अवे फ्रॉम दी नॉर्मल चल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये लाइट आपका यहाँ से फिर ये इंटर करता है कहाँ पे, हमारे आँख के अंदर, ठीक। लेकिन एक दूसरा जो रे है वो सीधा देखिए नॉर्मल जा रहा है, ये वाला है ना। ये आपका रे नंबर 2, ये सीधा नॉर्मल गया, और ये नॉर्मल जो जाता है वो क्या होता है, सीधा चला जाता है विदाउट डिविएटेड। तो ये लाइट जो है वो सीधा क्या हो गया, विदाउट डिविएटेड जो है चला गया। अब ये दोनों कहाँ पे जा रहे हैं, तो ये दोनों ही रे जो है वो हमारे आंख के अंदर क्या कर रहा है दोस्तों, इंटर कर रहा है। तो हमारा आंख क्या करता है, तो जो भी लाइट जाता है उसको पीछे की तरफ धक्का देता है, रिट्रेस करता है। तो ये दोनों लाइट को जब ये रिट्रेस करेगा तो लाइट कुछ इस तरीके से आएगा, है ना। अब देखिए ये लाइट हमारा डॉटेड लाइन से है, ये लाइट हमारा क्या हो रहा है, आ रहा है। ये भी हमारा जो गया था नॉर्मली वो लाइट हमारा आ रहा है, और दोनों लाइट जो है वो पॉइंट आई पर जाकर जो है वो दोस्तों मिट करते हैं। अब हमें पता है जहां पे ये दोनों रेज मिट करेगा वहीं पे हमें क्या होगा, ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। तो एक्चुअली जो ऑब्जेक्ट ओ पे था, अब वो ऑब्जेक्ट हमें कहाँ दिखाई दे रहा है, आई पे। यानी ये जो है इतना हाइट जो है दोस्तों ये ऊपर जा चुका है ना। ऑब्जेक्ट का जो हाइट है वो इतना रेस कर गया। तो अब इस इंटरफेस से जो हम लोग इस इमेज तक जो हाइट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एपरेंट डेप्थ। और जो एक्चुअल में था उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रियल डेप्थ। तो पहले वो ऑब्जेक्ट जो है वो रियल डेप्थ यानी ओ पर था, लेकिन जब यहाँ से दो रेज हमारे आंख के अंदर जाता है और हमारा आंख जब उन दोनों रेज को रिप्रेस करता है, धक्का देता है पीछे की तरफ, तो अब वो दोनों रेज जो है पॉइंट आई पर आके मिलती हैं। तो यहाँ पर जो है हमारा इमेज बनता है, यानी ऑब्जेक्ट हमें मान लेते हैं ये एच है, ये एच हाइट हमें जो ऊपर दिखाई देता है। तो इंटरफेस से इस इमेज तक का जो हाइट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एपरेंट डेप्थ। तो यही है आपका। अगर मान लीजिए हम पॉन्ड में देख रहे हैं तो पॉन्ड में स्टोन हो सकता है या कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है। अगर हम इसी को क्वाइन के हिसाब से सोचे तो यहाँ पे हम ओ के जगह पे क्वाइन रख के भी जो है कंसिडर कर सकते हैं। क्लियर है। तो आपका जो फिगर ड्रॉ होगा वो यही फिगर जो है आपका ड्रॉ होगा, और यही फिगर आपको ड्रॉइंग भी जो है दोस्तों यहाँ पर करना है, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारा जो चीज जो है वो क्लियर हो गया होगा कि एक्चुअली कोई भी ऑब्जेक्ट जब हम उसको पानी के अंदर डालते हैं तो वो ऑब्जेक्ट हमें कुछ ऊपर दिखाई देता है, यानी एक्चुअल हाइट से कुछ ऊपर क्यों दिखाई देता है, ठीक है। देखिए इसका क्या है, तो ड्यू टू रिफ्रैक्शन एट वाटर एयर सरफेस। तो यहाँ पे वाटर एयर सरफेस पर क्या हो रहा है दोस्तों, रिफ्रैक्शन हो रहा है। द बॉटम appears टू बी एट अ स्मॉलर डेप्थ देन इट्स एक्चुअल डेप्थ। क्लियर। तो ये एप्लीकेशन शायद आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, और सारी चीजें आप सबों को यहाँ पर समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट एग्जाम्पल है पार्सली इमर्स्ड पेंसिल एपियर्स बेंड और डिस्प्लेस्ड, है ना। जब हम लोग एक पेंसिल को पानी भरे ग्लास में क्या करते हैं, डालते हैं, तो वो पेंसिल हमें टूटा हुआ या फिर बेंड हमें जो है वो दिखाई देता है। जैसे आप इस पिक्चर के हेल्प से यहाँ पर समझ सकते हैं। देखिए इस पिक्चर में क्या है, तो एक पेंसिल को जो है दोस्तों पानी भरे ग्लास में डाला गया है। तो जब आप इसको देखते हैं तो यहाँ से दिख रहा होगा कि ये क्या है, कैसा है, ब्रोकन जैसा दिख रहा है, लग रहा है कि ये पेंसिल जो है वो टूट गया है ना। या फिर थोड़ा सा यहाँ पे क्या हो गया है, आपको ऐसा लग रहा होता है कि ये बेंड हो गया है, ठीक है। तो ये क्यों ऐसा लग रहा है, या फिर अगर आप स्टिक वगैरह डालेंगे तो स्टिक भी आपका क्या होगा, बेंड आपको दिखाई देगा। क्लियर है। चलिए थोड़ा सा इसको हम आपको यहाँ पर समझा देते हैं। एक पिक्चर ड्राइंग हमने ऑलरेडी दिखा दिया आपको कि कैसे एक्चुअली यहाँ पर हो रहा है, क्या हो रहा है, जिसके वजह से हमें ऑब्जेक्ट इस तरह का दिखाई देता है। तो इसको भी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं।
तो देखिए इसको हम लोग दोस्तों थोड़ा समझते हैं। तो लेट ये हमारा इंटरफेस है, और ये हमारा क्या है दोस्तों, यहाँ पर नीचे हम लोग मान लिया है कि इधर पानी भरा हुआ है, ठीक है, ये आपका वाटर हो गया, और ऊपर क्या है आपका एयर। और यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एक स्टिक को डाल रहे हैं, ठीक है। ये आपका क्या है दोस्तों, एक स्टिक है, ठीक। तो अभी ये स्टिक जो है आपको बिल्कुल सीधा दिखाई दे रहा है, लेकिन जब हम लोग यहाँ से ऊपर से इस स्टिक को देखते हैं, है ना, तो ये स्टिक क्या हो जाता है, बेंड हो जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए ये स्टिक मान लेते हैं ये पॉइंट ओ है ना। इस स्टिक पॉइंट ओ से क्या हो रहा है, दो रेस हमारे आंख के अंदर जाएगा, तभी हमें जो इमेज दिखाई देगा, है ना। तो पहला जो रेस है वो हम लोग क्या करते हैं, इसको सीधा एकदम नॉर्मल भेजते हैं। तो जो नॉर्मल जाएगा वो सीधा क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, और वो सीधे हमारे आंख के अंदर। क्लियर? अब दूसरा जो रेस है उसको हमने कुछ इस तरीके से भेजा। अब ये जाएगा यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे हम लोग, और लाइट जो है डेंसर से रेरर में जा रहा है, तो बेंड हो जाएगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये लाइट हमारे आंख के अंदर इंटर किया। अब हमारा आंख क्या करेगा दोस्तों, इस लाइट को रिट्रेस करेगा पीछे की तरफ। अब जैसे ये रिट्रेस करेगा हमारा आंख, क्या होगा, तो ये जो दोनों रेस है कुछ इस तरीके से आएगा, देखिए यहाँ पे, है ना। अब इस पॉइंट पे ये रेस आया, और इधर से ये जो रेस है ये आपका यहाँ पर आके दोनों रेस जो है वो आपका मेट किया, ठीक। तो पेंसिल ये जो स्टिक है अब आपको कुछ इस तरीके से जो है वो दिखाई देगा। देखिए इतना ऊपर उठा हुआ दिखाई दे रहा है, यानी यहाँ पे पॉइंट ये आई है। तो ये आपका क्या था, एक्चुअल डेप्थ था, यानी रियल डेप्थ, ठीक है। लेकिन अब ये जो हाइट है ये वाला, ये आपका क्या है, अपरेंट, यानी ये थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ हमें दिखाई दे रहा है। तो यही चीज आपका कहाँ पे हो रहा है, ये पेंसिल वाला घटना में, है ना, जिसकी वजह से पेंसिल जो है लग रहा है कि ये टूट गया है, लेकिन एक्चुअल में ये टूटा नहीं है। तो ये फेनोमेना आप सबों को यहाँ पर क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो चलिए इसका कॉन्सेप्ट क्या है, तो देखिए लाइट फ्रॉम द पोर्शन ऑफ द पेंसिल इनसाइड वाटर bends as it passes from water to air. Hence, the underwater portion appears to be at a different position. तो अंडर वाटर जो पोजिशन है वो थोड़ा सा हमें क्या होता है, यहाँ पर डिफरेंट दिखाई देता है। क्लियर है? अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए अगले एप्लीकेशन पर चलते हैं। लेटर अंडर अ ग्लास स्लैब अपियर रेज्ड, यानी अगर कोई लेटर है, जैसे देखिए इस पिक्चर को थोड़ा समझिए, यहाँ पे एक लेटर है आपका दोस्तों ए, है ना, और ये इसका रियल पोजीशन ऑफ लेटर है, यानी इस लेटर का रियल पोजीशन है जो पेपर पे आपका लेटर लिखा हुआ है। लेकिन हम लोगों ने क्या किया, इसके ऊपर एक ग्लास स्लैब को रख दिया। अब जैसे इस ग्लास स्लैब को हम लोग रखेंगे, जो दो फेनोमेना हमने वहां पे पढ़ा सेम यहाँ पे रिपीट होगा, और ये जो लेटर है ये अपने एक्चुअल पोजिशन से क्या हो जाता है, थोड़ा सा हमें ऊपर जो है वो दिखाई देता है, यानी लेटर अपियर्स रेज्ड। ये क्यों दिख रहा है, तो ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्लियर? तो ये जो भी हम लोग यहाँ पर अभी एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं, एप्लीकेशन डिस्कस कर रहे हैं, ये आपके एनसीईआरटी के बुक में लिखा है, और ये सारे एग्जांपल आपके कहीं ना कहीं बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं, कॉम्पिटिटिव कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन के तौर पर, ठीक है। तो देखिए इसका क्या लिख देंगे, तो लाइट फ्रॉम द लेटर्स रिफ्रैक्ट व्हाइल पासिंग थ्रू द ग्लास एंड एयर, therefore the letters appear closer to the observer than actual पोजीशन, है ना। तो वो उसको लगता है कि ये तो मेरे बहुत करीब है, जबकि एक्चुअल पोजीशन में वो होता नहीं, वो उसका क्या होता है, अपरेंट पोजीशन होता है, ठीक है। एक्चुअल पोजीशन कहाँ पे है उस लेटर का, वो तो पेपर की सीट पर है। क्लियर है? ये तीन एग्जाम्पल क्लियर हो गया। चलिए अगले पर हम लोग चलते हैं, लेमन पर। ये आपका फोर्थ है ना। लेमन इन वाटर अपियर्स बिगर, जब हम लोग एक लेमन को क्या करते हैं, पानी में डालते हैं, तो वो क्या होता है, बड़ा दिखाई देता है। इसका भी रीजन क्या है, तो ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जैसे देखिए ये जो लेमन है, नींबू है, लेमन आउटसाइड वाटर एक्चुअल साइज, ये इसका एक्चुअल साइज है। जरा देखिए ये जो लेमन है इसका ये एक्चुअल साइज है, लेकिन अब इस लेमन को हमने क्या किया है, पानी भरे ग्लास में डाल दिया, तो अब देखिए इस लेमन का जो साइज है ना, ये थोड़ा सा बड़ा दिखाई दे रहा है।
यानी लेमन इन वाटर अपीयर्स बिगर व्हेन व्यूड फ्रॉम साइड। अब हम लोग यहाँ पे साइड से देखेंगे या इधर आप कहीं से भी देखें, है ना, तो ये लेमन जो है अपने एक्चुअल पोजीशन से क्या होता है, साइज से थोड़ा सा ये हमें यहाँ पे बड़ा दिखाई देता है। तो इसका भी रीजन क्या है दोस्तों, तो रिफ्रैक्शन, ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्लियर है? तो ये 4 एप्लीकेशन आपको ध्यान में रखना है जब आप रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टॉपिक को रिवाइज कर रहे हो। क्लियर? चलिए अब थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। ड्यू टू रिफ्रैक्शन एट वाटर air interface, the apparent position and size of the lemon change, making it appear larger when viewed from side। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डिफरेंट लिक्विड्स प्रोड्यूस डिफरेंट इफेक्ट। अब देखिए अलग अलग लिक्विड जो है दोस्तों वो अलग अलग इफेक्ट शो करेगा। वाटर अपना कुछ अलग इफेक्ट शो करेगा, केरोसिन होगा तो वो अपना अलग इफेक्ट शो करेगा। ठीक है, तो वाटर का इफेक्ट अलग दिखेगा, केरोसिन का इफेक्ट अलग दिखेगा, सर्पेंटाइन का इफेक्ट अपना अलग दिखेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब एक्चुअल या अपरेंट डेप्थ हमें नहीं दिखाई देगा, सब दिखाई देगा, लेकिन थोड़ा बहुत उसमें चेंजेस देखने को मिलेगा। क्यों? तो डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि सबका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने पढ़ा नहीं, तो नेक्स्ट जब सेशन हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टॉपिक को, तो वहां पे आपको क्लियर हो जाएगा। तो हर एक एक मीडियम का अपना अपना अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, तो हर मीडियम क्या करेगा, अपना अलग अलग इफेक्ट भी शो करेगा। तो द अमाउंट बाई विच लाइट बेंड्स इट डिफरेंट इन इच लिक्विड, तो हर लिक्विड में लाइट का जो बेंडिंग होगा वो थोड़ा आपको जो है वो डिफरेंट दिखाई देगा। क्लियर है? देखिए एग्जांपल्स टू रिमेंबर, ये जो एग्जांपल हमने आपको बताया 3-4, इनको कैसे याद रखना है। तो रेस्ट पॉन्ड बॉटम, दूसरा है रेस्ट लेटर्स, फिर बेंड पेंसिल इन लार्ज लेमन, और ऑल आर ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बस आप ये लाइन यहाँ पे दोस्तों याद कर लीजिए, है ना, आपका काम चल जाएगा। आपके दिमाग में ये चारों का चारों जो एप्लीकेशन है वो कहीं ना कहीं सेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा जो लाइन हमने आपको बताया, रेस्ट ऑन बॉटम, रेस्ट लेटर्स, बैंड पेंसिल, लार्ज लेमन, ऑल आर ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये सारी घटनाएं जो होता है वो आपके रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से ही देखने को मिलता है। ठीक है, तो देखिए ये जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टॉपिक है इसमें कई सारे एक्टिविटी भी जो है आपको देखने को मिलेगा। तो हम लोग उन सारे एक्टिविटीज को भी क्या करेंगे, वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्टिविटीज भी डिस्कस करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये सारे टॉपिक जो वन बाय वन हम लेकर आ रहे हैं। ठीक है, तो अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम अगर आ रहा हो आपको समझने में तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, ताकि हम नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट वीडियो में उसको और ज्यादा इंप्रूव कर सकें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू, बाय बाय।